डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय विजय के खन्ना इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 ग्रुप और इसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 14 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ग्रुप ऑफ इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। इसको यूएन ग्रुप का नाम भी दिया जाता है। ये हम सारा डिटेल से एंड तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखें कि इसमें जी है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स इंटीजर्स में से बिलोंग करता है और एक्स जो है ये 1 या 1 से बड़ा हो और एन से छोटा हो, और एक्स और एन जो है ये को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब है कि इनकी जीसीडी जो है वो 1 हो। ठीक है, तो चलिए जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये लें जी, डिटेल हमारे सामने आ गई, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है लेट जी बी, यानी कि जी एक हमें सेट दिया गया है। ठीक है, तो इसी सेट को मैं अगेन लिखने लगा हूँ यहाँ पे। तो जी हमारे पास एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, एक्स एलिमेंट होंगे जो कि इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इसमें इंटीजर एलिमेंट्स ही होंगे, लेकिन कहता है कि ये एक्स की वैल्यू जो है ये 1 या 1 से बड़ी होगी और लेस देन होगी कि इससे एन से होगी। ठीक है, और इसमें एक्स और एन की जो जीसीडी है ना वो 1 आया करेगी। ठीक है, यानी कि एक्स और एन जो है ये को प्राइम होंगे। ठीक है, तो चलिए जी मैं एक सिंपल सी ना एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मैं फ़र्ज़ किया है कि एक 20, एन की वैल्यू मैं 20 रख लेता हूँ। एन क्या है, एन की वैल्यू मैं अगर 20 रखना चाहूँ, एन की वैल्यू 20, तो एन की वैल्यू 20 के लिए ये ग्रुप कैसा बनेगा देखें। यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी हो सकती है और लेस देन होगी 20 से होगी। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 1 से लेके 19 तक जा सकती है। ठीक है, तो हमने वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है जिनकी जीसीडी एन के साथ 1 हो। ठीक है, जैसे जीसीडी यानी कि उनका कॉमन फैक्टर कोई भी ना आता हो 1 और 1 के अलावा। ठीक है, 1 और अपने आप के अलावा। तो देखें जी, 1 एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 और 20 की जीसीडी 1 होती है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, 1 आ जाएगा इसमें। अब अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो 2 और 20 की जीसीडी 2 होती है, 1 नहीं होती। यानी कि 2 और 20 की जीसीडी की अगर हम बात करें तो इसकी जीसीडी 2 होती है। ठीक है, यानी कि इनमें ग्रेटेस्ट का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है जो ना या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 2 आता है, 1 नहीं इसकी जीसीडी होती, इस वजह से 2 नहीं आएगा। 3 और 20 की जीसीडी की बात करें तो 3 और 20 की जीसीडी जो है ये 1 होती है। ठीक है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता 1 के अलावा, तो ये 3 भी इसमें आ जाएगा। इसी तरह 4 की बात करें तो 4 और 20 की जीसीडी 4 होती है। 5 की बात करें 5 और 20 की जीसीडी 5 होती है। 6 की बात करें 6 और 20 की जीसीडी भी 2 होती है। 7 की बात करें तो 7 और 20 जो है इस ये आ जाएगा 7 यहाँ पे। 8 की 1 होती है। ठीक है, 8 की बात करें 8 भी नहीं, 9 की बात करें 9 आ जाएगा। 10 की बात करें तो इनकी जीसीडी जो है वो 5 होती है, 10 नहीं होती है। ठीक है, 11 आ जाएगा इसमें, इनकी जीसीडी 1 होती है 20 के साथ। 11 12 की भी जीसीडी 1 नहीं होती। 13 की जीसीडी 1 होती है 20 के साथ। 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा। यानी कि ये मैं ज़बानी कर रहा हूँ आपके सामने, मेरे सामने और कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है। ठीक है, तो आप भी ज़बानी कर सकते हैं, ये सिंपल सी चीज़ है। और 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17 आएगा, 18 भी नहीं आएगा क्योंकि इनकी जीसीडी 2 भी हो सकती है, कॉमन फैक्टर 2 भी है ना दोनों में, यानी कि दोनों नंबर 20 और 18 2 पे डिवाइड होते हैं। 19 आएगा, 20 भी नहीं आएगा, यानी कि ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये आ गया। अब ये चीज़ जो है अंडर, ये वाली जो हमारे पास आ गया है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन जो है, एन की वैल्यू कितनी थी 20 थी, यानी कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 20 हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा। तो चलिए जी, ग्रुप बनाने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। ये तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल लिया ना, यानी कि अगर आप, मैं छोटा ग्रुप ले लेता हूँ अब, यानी कि छोटी चीज़ लेके ना आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये तो बहुत बड़ी हो गई। दोबारा एक लेते हैं, फ़र्ज़ किया मैं एन की वैल्यू ले लेता हूँ 5। एन की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 5 ले ली। अब देखता हूँ कि 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक ऐसे कौन से नंबर है जिनकी 5 के साथ जीसीडी 1 आती है। तो 1 और 5 की जीसीडी 1 नहीं आती है, तो 1 इसमें आ जाएगा। 1 और 2 और 5 की जीसीडी, 2 और 5 की जीसीडी जो है ये भी 1 नहीं आती। 2 और, यानी कि नंबर कोई और ले लेते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसकी 2 आ गया। ठीक है, 3 और 5 की जीसीडी भी 1 आती है। ठीक है, 3 भी इसमें आ जाएगा। 4 और 5 की जीसीडी भी 1 नहीं आती है, तो इसमें 4 भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें 4 भी, इसमें 1 जीसीडी आती है, इसमें 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जी आ गया। अब हमने साबित करना है कि ये जी जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ये देखें मैं लिखने लगा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और
ये लें जी इस तरह बन गया, ठीक है, इस तरह बन गया। अब इसको मैं कैसे चेक करने लगा हूँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, क्योंकि n की वैल्यू 5 थी ना। अब इसका मतलब क्या है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 कैसे काम करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करूंगा। एक बार एक 5 से छोटा है, वैसे का वैसे ही लिखा रहने दूंगा, ठीक है ना। ये यानी कि सारा देखेंगे फिर समझ आएगी। एक बार एक 5, यानी कि 1 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करें, 5 0 बार 0 और पीछे बच गया 1, रिमाइंडर लिखते होती हैं। इसी तरह 2 1 बार 2 को अंदर रख के 5 पे तकसीम करूंगा तो रिमाइंडर जो है वो दोबारा रिमाइंडर जो है वो दोबारा 2 आएगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह जब 1 और 3 3 1 बार 3, रिमाइंडर दोबारा 3 आएगा। और 4 1 बार 4, जब 4 को अंदर रख के 5 पे तकसीम किया तो दोबारा रिमाइंडर 4 आ गया। 2 1 बार 2 5 से छोटा है, रिमाइंडर 2 ही आएगा। 2 बार 4, 5 से छोटा है, 4 ही आएगा। 2 3 बार 6 आ गया, 6 को अंदर रख के 5 पे तकसीम किया, 5 1 बार 5 और बाकी बचा 1, यानी कि इसका रिमाइंडर 1 आ गया। अब 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 बार 8 को अंदर रखा, जब 5 पे तकसीम किया तो 5 1 बार 5, बाकी बचा 3, यानी कि रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है। अब मैं बाकी डायरेक्ट ही करने लगा हूँ। 3 1 बार 3, 5 से छोटा है, 3 वैसे ही आ गया। 3 2 बार 6, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, 6 के लिए देखें। तो 3 3 बार 9, तो 9 को अंदर रख के जब 5 पे करूँगा तो 5 1 बार 5, बाकी बचा 4, यानी कि बाकी 4 आ जाएगा। और 3 4 बार 12, तो बाकी रिमाइंडर 2 बचेगा। और 4 1 यानी कि 12 है ना, 12 को अंदर रख के 5 पे करूँगा, 5 2 बार 10, बाकी रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, ये वाला 2 लिख दिया यहाँ। 4 1 बार 4 तो 4 ही आएगा। 4 2 बार 8, और यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 4 3 बार 12 तो रिमाइंडर 2 आएगा। 4 4 बार 16, और 16 को अंदर रख के 5 करूँगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए जी हम चेक करते हैं कि ये ग्रुप है अभी कि नहीं। ये पहले मैंने सिंपल, अब देखे क्लियर लॉ होल्ड कर रहा है, क्योंकि दोबारा एलिमेंट 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ होल्ड कर गया। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा इसमें। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, यानी कि कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। वो इन जनरल भी यहाँ पे हम प्रूव कर देंगे ना एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी आई। तो देखें ये वाली रो जो है दोबारा ये वाली रो आ रही है, कब आई, जब 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1 आइडेंटिटी आ गई। आप कॉलम वाइज भी लेके चल सकते हैं कि ये वाला सारा कॉलम दोबारा जो है इस वाले कॉलम के इक्वल आ गया, कब, जब 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसकी आइडेंटिटी आ गई हमारे पास 1। इन्वर्स की बात करें तो इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 का इन्वर्स 1 ही है, 2 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 2 है, और 4 का इन्वर्स जो है वो 4 है। तो ये हमारे पास इन्वर्स भी हर एक का एग्जिस्ट कर गया। तो चारे प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने एक काउंटर एग्जांपल दिया, आप इसी तरह इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी एक ग्रुप होगा। अब इन जनरल हम लेके चलने लगे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। इस चीज़ पे अब हम 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएंगे। तो चलिए जी इन जनरल वाला समझ लेते हैं। पहले थोड़ी सी बेस बनाई एक काउंटर एग्जांपल के जरिए, अब इसको समझते हैं। कहता है को प्राइम का मतलब होता है जीसीडी या एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ भी कह सकते हैं, जीसीडी भी कह सकते हैं। एक्स और एन का 1 होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने लिख के बता दिया था, यानी कि एक्स और एन की जो जीसीडी है वो 1 होनी चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, ये सारी चीज़। कहता है वी डिफाइन अ बाइनरी कंपोजिशन, एक बाइनरी कंपोजिशन ये वाला हम डिफाइन करवाने लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा उसको n से डिवाइड किया जाएगा, बाकी बचने वाली चीज़ c होगी, ठीक है। c इज़ द लीस्ट रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। c क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव रिमाइंडर है जब a और b को मल्टीप्लाई करके n पे डिवाइड किया जाएगा। जब a और b को मल्टीप्लाई करके n पे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और बाकी बचने वाली चीज़ c होगी, जिसको लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए जी क्लियर लॉ होल्ड करवाने लगे हैं। कहता है जी जो है वो ग्रुप बनाएगा, ठीक है। ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले क्लियर लॉ की बात करते हैं। चलें जी दोबारा एक मिनट, क्लियर लॉ पे बात करते हैं। क्लियर लॉ के लिए क्या है कि इसमें से 2 एलिमेंट हम उठाएंगे, ठीक है। 2 एलिमेंट यानी कि फ़र्ज़ किया ए और बी, मैंने 2 एलिमेंट ले लिए ग्रुप में से 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी। अब इन पे जब मैं अप्लाई करूँगा ये वाली चीज़, ठीक है, यानी कि जब इस पे ये वाली चीज़ अप्लाई कर दी तो इसका जो आंसर आया ना, फ़र्ज़ किया इसका आंसर सी आया, तो ये सी भी जी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। बिलोंग करता है, काउंटर एग्जाम्पल कर लिया हमने, ठीक है, लेकिन अब इसको प्रूव करने लगे हैं, ठीक है। अब देखें c जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं 0 के इक्वल हो सकता, क्योंकि c अगर 0 के इक्वल हो गया तो फिर तो हमारे पास n डिवाइड कर जाएगा ए बी को। देखें ना, c क्या है, रिमाइंडर है, c क्या है, c रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास। अगर किसी चीज़ का रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि वो पूरा पूरा तकसीम हो गया, यानी कि a क्रॉस b, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई b। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि अगर ये वाली चीज़ 0 आ गई,
इसका मतलब क्या है कि a मल्टीप्लाई बाई बी को, इसका मतलब है कि a मल्टीप्लाई बाई बी को जब हमने डिवाइड करवाया, ये डिवाइड की अलामत होती है, डिवाइड करवाया किससे, n से, उस वक्त रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब पूरा पूरा तकसीम कर गया। यानी कि हम फिर इसको लिख सकते हैं कि a b इज़ इक्वल टू, a b को जब डिवाइड करवाया n से, कोई ना कोई क्वोशंट आया और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हमने एलिमेंट, यानी कि ये ए और बी कहाँ से लिए थे, ग्रुप में से लिए थे, तो ग्रुप में वो एलिमेंट आने थे जिसकी एन के साथ जीसीडी 1 होनी थी। ठीक है, यानी कि वो वाले एलिमेंट एक्स आने थे जिनकी एन के साथ जीसीडी 1 होनी थी। तो एक एलिमेंट मैंने ए उठा लिया, तो इसका मतलब ए की एन के साथ जीसीडी 1 होगी, और एक एलिमेंट मैंने ग्रुप से बी उठाया था, यानी कि बी की एन के साथ जीसीडी 1 होगी। तो जीसीडी या एचसीएफ 1 होने का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। या आप ये कह लें कि बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है वो 1 है, 1 के अलावा कोई भी नहीं है। जब एन और ए में कोई कॉमन नहीं है तो एन ए को डिवाइड ही नहीं करेगा। जब n और b में कोई कॉमन नहीं है तो n b को भी डिवाइड नहीं करेगा, और अगर n a को भी डिवाइड नहीं करता, n b को भी नहीं करता, तो n a और b को भी डिवाइड नहीं करेगा। a और b को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई रिमाइंडर लाजमी आएगा, यानी कि वहाँ पे 0 रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, यानी कि c नॉट इक्वल टू 0 होएगा। ठीक है, यानी कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ को पूरा पूरा तकसीम नहीं करती तो इसका मतलब वहाँ पर रिमाइंडर 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर कोई ना कोई आएगा 0 के अलावा, तो इसका मतलब आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय कोई ना कोई क्वोशंट आएगा प्लस कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, और ये रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा। और बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, नंबर थ्योरी में ये चीज़ हम पढ़ के आए थे कि जो डिवाइड करता है ना, जो डिवाइड करता है उससे छोटा आता होता है रिमाइंडर उससे छोटा आता है। ठीक है, रिमाइंडर उससे छोटा आता है, और ये लेस देन और ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 तो हो ही नहीं ना सकता, तो ग्रेटर देन 0 को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इक्वल टू लगाना है साथ तो 1 भी लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ से हमें पता चल गया कि a और n की जीसीडी 1 है, b और n की जीसीडी 1 है, n फिर a को डिवाइड नहीं कर सकता, n b को डिवाइड नहीं कर सकता, n इनके मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि n इनको पूरा पूरा तकसीम नहीं करेगा, यानी कि n इनको पूरा पूरा तकसीम नहीं करेगा, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता फिर। ठीक है, यानी कि ये पूरा पूरा तकसीम, यानी कि रिमाइंडर कभी भी 0 फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है c डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज, क्योंकि n ए बी को डिवाइड करता है विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ए एन एंड बी एन को प्राइम है। ठीक है, इनकी जीसीडी 1 है। अब देखें, कहता है जैसा कि c नॉट इक्वल टू 0 है, c 0 के इक्वल नहीं है, एंड आल्सो देन ये वाली कंडीशन लिखी हुई है कि c जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन n होगा। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस देन n। अब कहता है कि फ़र्ज़ किया है, लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ तक आ गए कि c जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, c 0 नहीं हो सकता। अब ये वाली कंडीशन जो है ना, अब देखें यहाँ पे स्टार्टिंग पे माइंड जो है ना वो फ्रेश कर लें। a और b हमने ग्रुप से उठाए थे, हमने कहा a और b पर जब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है ना ये भी ग्रुप से आना चाहिए, ये मैंने प्रूव करना था। तो ग्रुप से आने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये एक इंटीजर होना चाहिए, तो आपको पता है कि इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है, रिमाइंडर हमेशा इंटीजर ही, ठीक है, एग्जिस्ट करता होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इस c को इस ग्रुप का एलिमेंट कहूँगा, पहली तो ये कंडीशन फुलफिल होती हो तो ये सिंपली फुलफिल होगी, ये भी एक इंटीजर आएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो है इस कंडीशन को भी फुलफिल करता हो, यानी कि c जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो और लेस दैन n हो, ये कंडीशन भी मैंने फुलफिल करवा दी है, देखें। ठीक है ना, ये भी बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम या इस तरह भी। अब तीसरी कंडीशन मैंने फुलफिल ये वाली करवानी है, अगर ये भी फुलफिल हो गई कि c और n की जीसीडी 1 है तो मैं कह दूंगा कि c इस ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि c अगर 3 कंडीशन फुलफिल कर गया कि g से बिलोंग करता है, ये वाली कंडीशन और ये वाली, तो मैं कहूँगा ये c ग्रुप का एलिमेंट है। ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, ये तो अंडरस्टूड ऑब्वियस सी बात है, और इसको हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब तीसरी कंडीशन हम ये वाली प्रूव करवाने लगे हैं, अगर c की n के साथ जीसीडी 1 आ गई तो मैं कहूँगा इसका एलिमेंट है, और अगर नहीं आता तो मैं कहूँगा ग्रुप का एलिमेंट नहीं है। इसको ना कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे। लेट कर लेता हूँ, लेट कि c और n की जीसीडी 1 नहीं है। ठीक है, लेट कर लेता हूँ, लेट कर लिया मैंने, c और n की जीसीडी 1 नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि c को भी डिवाइड करेगा और n को भी डिवाइड करेगा।
इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ किया है 2 और मैं कहता हूँ कि 3 और 15, 3 नहीं 6 और 15 कर लेते हैं। 6 और 15 इनकी जीसीडी कितनी आती है? ठीक है, 6 और 15 इनकी जीसीडी आती है 3। ठीक है, तो 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। तो हमेशा अगर मैं कहूँ 6 और 36 की जीसीडी क्या होगी? 6 और 36 की अगर इनकी जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि इनकी जीसीडी 6 आ रही है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा प्राइम नंबर लाजमी आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। वो प्राइम नंबर 2 भी है, 2 डिवाइड करता है 6 को भी, 36 को भी। वो प्राइम नंबर 3 भी है, 3 डिवाइड करता है 6 को भी, 3 डिवाइड करता भी है 36 को भी। ठीक है, वो प्राइम नंबर कैसे आता है? क्योंकि जो भी नॉट इक्वल टू 1 वाली चीज़ आएगी, नॉट इक्वल टू 1 वाली जो भी चीज़ आएगी वो या तो प्राइम होगा या प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो ये भी नंबर थ्योरी में हमने पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखें पिछले वाले नंबर थ्योरी के रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक ऐसा प्राइम लाजमी आएगा जो कि सी को भी डिवाइड करेगा एन को भी। ये मैंने काउंटर एग्जांपल्स यहाँ पे दे दी हैं। मजीद आप अगर इस चीज़ को डिटेल से देखना चाहते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखें पी डिवाइड करता है सी को भी, पी डिवाइड करता है एन को भी। तो अगर ये एक यूक्लिडियन लेमा था कि अगर पी सी को भी डिवाइड करे, पी एन को भी, तो पी इनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, यहाँ तक ही हम रहे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि ये वाली चीज़ हम पढ़ी थी यहाँ पे कि ये तो हमें पता था सी नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। ये वाली चीज़ लिखी हुई है, ये वाली चीज़। अब ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे उठा के लेके आने लगा हूँ कि ए बी इज़ इक्वल टू है एन क्यू प्लस सी और सी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इस चीज़ को ना मैं दोनों तरफ अब देखें कि एन की वैल्यू जो है P डिवाइड करता है n को। देखिए अब यहाँ पे P डिवाइड करता है n को, इसका मतलब P डिवाइड करेगा n क्यू को भी। ठीक है, अगर P किसी एक नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर से जो उस मर्जी मल्टीप्लाई करवा दें उसको भी डिवाइड करेगा। अगर P डिवाइड करता है n क्यू को तो अगर P डिवाइड करता है n को तो P डिवाइड करेगा n क्यू को भी, और अगर P डिवाइड करता है C को तो P C को डिवाइड करता है। ठीक है, अगर एक नंबर इसको डिवाइड करता है, अगर एक नंबर इसको डिवाइड करता है तो ये इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। ये सारे नंबर थ्योरी के रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं, ये सारे थ्योरम मेरे चैनल पर अपलोड है। ठीक है, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। ठीक है, एट द एंड आपको लेक्चर के एंड पे ईमेल मिल जाएगी। तो P डिवाइड करेगा एन क्यू प्लस सी को। अब P इसको डिवाइड करता है तो P अगर इसको डिवाइड करता है तो यानी कि ये किस चीज़ के इक्वल है? ये वाली चीज़ इक्वल है ए बी के। तो इसका मतलब आ गया कि P डिवाइड करता है किसको? ए बी को। ठीक है, ये वाला रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, P डिवाइड करता है ए बी को, P डिवाइड करेगा ए बी को। अब प्राइम, अब यूक्लिडियन लेमा क्या कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए और बी को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, वो प्राइम नंबर बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि P डिवाइड करता है ए को भी और P डिवाइड करता है बी को भी, या P ए को डिवाइड करेगा या बी को करेगा। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि अगर प्राइम नंबर किसी एक चीज़ को डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब या P इसको डिवाइड करेगा या P इसको डिवाइड करेगा। तो हमने लिख दिया प्राइम नंबर जो है वो या A को डिवाइड करता होगा या B को डिवाइड करता होगा, इस वजह से इनकी मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों में से एक केस हो सकता है। फ़र्ज़ किया मैं पहला केस उठा लेता हूँ, P डिवाइड करता है A को, तो यहाँ पे P n को भी डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब है A और n का कॉमन फैक्टर जो है वो P आ गया हमारे पास। फिर ये बात क्या हुई, A और n जो है ये प्राइम को प्राइम नहीं रहे। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, A P डिवाइड कर रहा है A को भी, P डिवाइड कर रहा है n को भी, तो यानी कि A और n की जीसीडी कितनी आ गई? P आ गई। कितनी आ गई? P आ गई। लेकिन ये तो गलत बात है, क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग पे कह के आए थे A और n की जीसीडी तो 1 है और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर 1 नहीं होता। ठीक है, तो A और n की जीसीडी 1 आ गई, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो अब आप कहेंगे कि अभी कंट्राडिक्शन नहीं आई, हम दूसरा केस भी तो उठा ही सकते हैं ना, यानी कि या ये हो सकता है या ये, अगर ये नहीं तो इसको उठा ले। अगर इसको उठाया तो P डिवाइड करता है B को, P डिवाइड करता है n को भी, P B को भी डिवाइड कर रहा है, P n को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि B और n दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र एक आ रहा है P। ठीक है, यानी कि इनका हायर कॉमन डिवाइज़र भी P ही आएगा। तो इसका मतलब है ये इस फैक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई, ये चीज़ तो हमें गिवन थी, यानी कि ये रिजल्ट आगे गलत बन गए हैं, हमारी गिवन चीज़ को ही गलत कही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग पे अज्यूम करके आए थे कि ये वाली चीज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर इसका मतलब क्या है, कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, ये चीज़ गलत है।
ये चीज़ गलत हो जाएगी, यानी कि इसका उलट फिर ठीक होगा। बाय कंट्राडिक्शन सी एन की जीसीडी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यही चीज़ें सारी ऊपर लिखी हुई हैं, ये देखें सी नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाली कंडीशन होगी, ये फुलफिल हो गई। अब इस कंडीशन को फुलफिल करवाना चाहता हूँ मैं, ये वाली सी एन की जीसीडी 1 हो, तो सी और एन जो है वो नॉट प्राइम हमने लेट किए हैं, लेट किया है ये वाली चीज़, ठीक है। तो कहता है कि वहाँ पे एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा कि पी सी को भी डिवाइड करे एन को भी, और ये हम ऊपर पढ़ के आए थे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ए क्यू इक्वल टू एन क्यू प्लस सी, और क्यू सी नॉट इक्वल टू 0 होगा। कहता है कि अगर पी एन को डिवाइड करता है पी एन क्यू को भी डिवाइड करेगा, पी सी को डिवाइड करता है तो इन दोनों की मदद से इनके सम को भी पी डिवाइड करेगा, इनके सम को भी डिवाइड करता है। ये चीज़ किसके इक्वल है, तो ये चीज़ ए बी के इक्वल है, तो इस वजह से पी डिवाइड करेगा ए बी को, ठीक है। और कहता है इसका मतलब या पी ए को डिवाइड करेगा या पी बी को डिवाइड करेगा। अगर ए को डिवाइड करता है तो पी ज़ाहिर सी बात है ऊपर हम पढ़ के आए एन को भी डिवाइड करता है, ये देखें पी एन को भी डिवाइड करता है, ए को भी करता है, तो फिर तो ए और एन प्राइम ना रहे। इसी तरह बी के लिए तो कहता है ए और एन आर, सिमिलरली बी के लिए भी ये, तो फिर कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, तो कंट्राडिक्शन आ गई, हैंस सी एन आर को प्राइम होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो अज्यूम कि हमने किया था ये चीज़ गलत अज्यूम की थी। क्या अज्यूम किया था, ये वाला नाउ इफ़, ठीक है, ये वाली चीज़ हमने गलत अज्यूम की थी। तो ये इसका मतलब को प्राइम यहाँ पे अज्यूम किया था, को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब कि अब ये को प्राइम है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रही थी ना, तो सी बिलोंग कर गया जी में से, तो क्लियर लॉ होल्ड कर गया हमारा, ठीक है। तो सारा क्लियर लॉ पे 3 कंडीशन ये वाली थी, ठीक है, ये हमारे सेटिस्फाई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ पे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिविटी देखें, कहता है कि 3 एलिमेंट लिए हमने जी में से, ठीक है। तो अब हम साबित करवाएंगे कि ये वाली चीज़ का रिज़ल्ट जो है, यानी कि इस वाली चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो इक्वल आएगा किसके, इस वाली चीज़ के रिज़ल्ट के, इसका रिज़ल्ट इक्वल आएगा इस वाली चीज़ के रिज़ल्ट के, ठीक है ना। ये चीज़ हम एसोसिएटिविटी में प्रूव करवाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसका आंसर कोई ना कोई R1 आ जाएगा, ठीक है, R1। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया C और इज़ इक्वल टू, और इसका इन दोनों को जब ऑपरेट करवाएंगे तो इसका भी कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा ना, फ़र्ज़ किया उसको हमने R2 का नाम दे दिया है, तो ये लिखा हुआ है, कहता है लेट कर लिया कि इसका रिमाइंडर R1 आ रहा है, तो इसकी जगह पे R1 आ गया, तो R1 आ गया इसकी जगह पे, और ये चीज़ वैसे की वैसे ही आ गई, ठीक है। और इन दोनों को जब ऑपरेट करवाएं तो कह रहा है आंसर R2 आता है, यानी कि इन दोनों का आंसर R2 आता है, ठीक है। अब कहता है आल्सो, जैसे कि देखें कि देन R2 इज़ गिवन बाय, अब देखें जिस तरह हमने कहा था कि A क्रॉस B इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा था, C के, तो इसका मतलब क्या था कि AB को जब हम डिवाइड करवाते थे N से, यानी कि AB को जब डिवाइड करवाएंगे N से, तो वहाँ कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा और प्लस C रिमाइंडर आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि C जो है यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ C जो है वो 1 से बड़ा या उसके इक्वल होगा और लेस देन होगा N से, ठीक है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कहाँ पे, इस वाले की बात करें, इस वाले की R1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये वाली चीज़ बनेगी, यानी कि इसके लिए ये चीज़ हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम आ जाएगा, AB इज़ इक्वल टू NQ, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर R1 आ रहा है, तो ये लिख दिया। अब इससे अगर हम फॉर्म बनाएं तो R1C को जब हम डिवाइड करवाएंगे, ये देखें R1C है ना, अब R1C को जब डिवाइड करवाएंगे N से, तो वहाँ कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा, इसको क्वोशेंट 1 का नाम दे देते हैं और इसको क्वोशेंट 2 का नाम दे देते हैं, और प्लस इस रिमाइंडर इसका क्या आएगा, इसका रिमाइंडर R2 आएगा, ठीक हो गया। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, R2 आएगा। अब ये वाली चीज़ उठा के हम उस तरफ ले गए तो आ गया AB माइनस NQ1 इज इक्वल टू R1 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू R1 आ गया। अब ये R1 की वैल्यू जो है, ये R1 की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये R1 की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दी R1 की जगह पे, तो ये आ जाएगा AB माइनस NQ1, ठीक है, NQ1, और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा C इज इक्वल टू NQ2 और प्लस R2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा AB मल्टीप्लाई बाय C, तो AB मल्टीप्लाई बाय C और माइनस NQ1C Q1C और इज इक्वल टू NQ2 और प्लस R2। अब ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा AB मल्टीप्लाई बाय C और इज इक्वल टू, मैं कॉमन भी ले, यानी कि पहले प्लस करवा देता हूँ, ये ले जी, ये उधर जाके प्लस का हो गया वो, और प्लस R2, इन दोनों से N कॉमन आ रहा है, तो N कॉमन आ गया, बाकी बचा Q1C और प्लस Q2 और ये आ जाएगा प्लस R2, और ये हमारे पास आ गया AB मल्टीप्लाई बाय C, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कोई ना कोई क्वोशेंट का काम करेगा, फ़र्ज़ किया इसे मैं बड़े Q का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बड़े Q का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये NQ क्वोशेंट का काम करेगा प्लस R2,
तो इसका मतलब क्या है कि जब इस वाली चीज़ को n से डिवाइड करवाऊँगा, इसका मतलब क्या है कि ए बी सी को जब मैं डिवाइड करवाऊँगा n से, किससे डिवाइड करवाऊँगा n से, उस वक्त रिमाइंडर ये आएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए बी, और जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा यानी कि ये स्टैटिक लूँगा सी के साथ, तो उस वक्त रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, R2 के। तो यही लिखा हुआ है कि R2 इज़ द लीस्ट नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा जब ए बी सी को डिवाइड करवाऊँगा n के साथ, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ लिखी हुई है, इस तरह ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब देखिए सिमिलरली इसी तरह, अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इसको 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको 1 का नाम। अब सिमिलरली इसी तरह 2 वाले पे चलते हैं, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने इतना ज़्यादा सोल्व किया था तो ये वाला रिजल्ट बन गया, इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करने लगे हैं, अब राइट हैंड साइड को देखें, अब इसको सोल्व करने लगे हैं। तो कलर कोई गहरा कर लेते हैं, फ़र्क भी होना चाहिए ना, ये वाला सही है। अब ना इस राइट हैंड साइड को लेके चलने लगे हैं, तो B क्रॉस C फ़र्ज़ किया है, इसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, ये R1 R2 आया था, इसका रिमाइंडर फ़र्ज़ किया R3 आ जाता है, तो फिर ये आ जाएगा A क्रॉस R3, और इन दोनों का रिमाइंडर फ़र्ज़ किया है R4 आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह रिमाइंडर ही लिखने हैं ना। तो पर उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उन्होंने इस पूरे के रिमाइंडर को R3 का नाम दे दिया है, ठीक है। मैंने तो यानी कि ये इसी तरह केस लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप इसी तरह करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर बुक को फॉलो करना है तो मैं बुक को फॉलो कर लेता हूँ। ये कहता है कि इस सारे का रिमाइंडर R3 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ए बी सी को, अब ए बी सी यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b में ब्रैकेट आई थी ना, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय बी सी आएगा, और इज़ इक्वल टू समथिंग कोई चीज़ आएगी, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, जिसे मैं Q2 का नाम दे देता हूँ, इसको Q1 का कर लें, ठीक है, इसको Q1, और प्लस इसका रिमाइंडर जो है वो R3 आएगा, इसका रिमाइंडर R3 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, R3 आएगा। जैसा कि हमें पता है कि एसोसिएटिविटी लॉ जो है, अब देखें ए बी सी क्या है, ए बी सी ग्रुप के एलिमेंट थे और इंटीजर थे, ए बी सी क्या थे, ग्रुप के एलिमेंट थे और इंटीजर्स थे, ठीक है। तो ये ए बी सी इंटीजर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि ये ए बी सी जो है इस ए बी सी वाले के इक्वल होगा, यानी कि ये ए बी सी जो है वो इस ए बी सी वाले के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एन क्यू वन प्लस R2 इक्वल हो गया NQ2 प्लस ये R3 है यहाँ पे, यानी कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ये Q2 और ये Q1 आ जाएगा, और प्लस R2 के, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 इक्वल हो गया इक्वेशन नंबर 1 के। n सेम है, Q1 भी Q2 के सेम आ जाएगा, R2 R3 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि यहाँ से R2 सेम आ गया R3 के इक्वल, यानी कि इस सारे का आंसर क्या निकल के आया था, इस सारे का आंसर निकल के आया था R2, और इस सारे का आंसर निकल के आया था R4। लेकिन मैंने कहा था अगर बुक वाला करना है तो इस सारे का आंसर कितना, R3 लिख लें आप, ठीक है ना। इस सारे का आंसर ये देखें R3 लिखा हुआ है, तो R2 जो है ये पूरे वाला का आंसर R3 वाले के इक्वल आ गया है। तो हैंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहता है कि वन एलिमेंट ग्रुप में से एक ऐसा, यानी कि हाँ जी, 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये हमारे पास दोबारा a ही आएगा, ठीक है। और a जो फॉर ऑल, हर एक a के लिए 1 एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि उस a पे कोई फ़र्क नहीं लेके आएगा, तो 1 जो है वो आइडेंटिटी के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। अब सिंपली एग्जांपल दे देता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं ये वाली चीज़ देखना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये वाली अंडर मोड 5 कर लो, जो सा मर्जी मोड ले ले, ठीक है, फ़र्ज़ ये वाली चीज़। तो इसका मतलब क्या है, 2 1 बार 2 को अंदर रख के जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो यानी कि 5 0 बार 0 और डिवाइड में दोबारा कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है एट द एंड दोबारा 2 ही आ गया। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 2 अंदर रख के 5 पे डिवाइड, यानी कि ये 2 1 बार 2 दोबारा, तो ये दोबारा इसका आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो देखें इसका आंसर भी 2 आ गया, ठीक है। तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 1 इस पर कोई असर नहीं लेके आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या होगा, 1 जो है आइडेंटिटी के तौर पे आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 इस पर असर नहीं लेके। हर एक का इन्वर्स, अब इन्वर्स के लिए दोबारा ये लंबा सा प्रोसेस करते हैं, तो मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को।
देखें जी, अब इन्वर्स की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, लेट ए बिलोंग्स टू जी। हमने जी में से एक एलिमेंट ले लिया ए, बी एनी एलिमेंट ए एंड ए एन तो को प्राइम लाजमी होगा क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए और एन की जीसीडी तो लाजमी 1 होगी, ठीक है। एंड दैट्स वी कैन फाइंड इंटीजर। अब देखें ना कि नंबर थ्योरी का दोबारा रिजल्ट यूज़ होने लगा है। नंबर थ्योरी आनी चाहिए ना हमें। नंबर थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी चीज़ की जीसीडी 1 है, ठीक है, तो इस पर हम एक लीनियर कम्बिनेशन इसका लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। यानी कि वो इस तरह था। मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ साइड पे, ठीक है। रिजल्ट मैं आपको साइड पे बता देता हूँ। अगर ए और बी की जीसीडी 1 आती है तो हमारे पास इसका लीनियर कम्बिनेशन बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाना भी सीखे थे, ठीक है। तो चलें जी, ये आ जाएगा ए एक्स और प्लस बी, अब बी की जगह पे एन है तो एन वाई इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। और एक्स और वाई जो है ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये लिखा हुआ है कि ए बिलोंग करता है जी में से, ए एन आर को प्राइम है, एंड दस वी कैन फाइंड, हम ऐसे इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं एक्स और वाई सच डैट कि ए एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये उनका लीनियर कम्बिनेशन आ गया। कहता बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हम देखें तो क्या ए और एन की जीसीडी हमारे पास कितनी है, 1 है, ठीक है। ए और एन की जीसीडी 1 है। कहता है कि अगर इसको छोड़े, कहता है अगर x है ना, x हमारे पास, कहता है अगर x को n से डिवाइड करवाना चाहूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा एन क्यू प्लस आर। ये बाय डिवीजन एल्गोरिथम है। इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी, यूक्लिडियन नहीं, इसको डिवीजन एल्गोरिथम भी सिंपल कहते हैं, और एक यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम होता है। यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है ना, यहाँ पे रिमाइंडर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के है और लेस देन n के हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 क्यों आएगा, क्योंकि पीछे वाली चीज़ हम मॉड्यूलो m वाला पढ़ रहे थे, वहाँ पे 0 नहीं आ सकता था। क्यों, क्योंकि फिर वो n जो है वो a b को डिवाइड कर जाता, लेकिन उन्होंने ऊपर कंडीशन लगाई हुई थी। अब यहाँ पे x और n की जीसीडी 1 नहीं है, x और n की जीसीडी 1 नहीं है, तो इस वजह से ये आ रहा है। अगर इनकी जीसीडी 1 होती तो फिर कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं था आ सकता, ठीक है। यहाँ पे x और n की जीसीडी 1 हो भी सकती है, नहीं भी, ठीक है। इस वजह से कहा है कि r 0 हो भी सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये इस पे लगा दिया हमने। तो अब यहाँ पे देखें, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए एन क्यू और प्लस ए आर आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह अगर दोनों तरफ हम ऐड करें एन वाई को तो ये बन जाएगा एन वाई ए एन क्यू प्लस ए एन वाई और प्लस आ जाएगा ए आर, प्लस आ गया ए आर। इस सारे की बात करें तो ये किसके इक्वल है, ये सारा 1 के इक्वल है। ये देखें लिखा है ना ए एक्स प्लस एन वाई इक्वल 1, तो ये 1 के इक्वल आ गया। इन दोनों में से अगर बात करें तो n कॉमन आ रहा है हमारे पास, n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन आया, बाकी बचा क्या, ए क्यू प्लस ए बच गया, और ये एन वाई ऐड किया था दोनों तरफ, ए एन नहीं एन वाई ऐड किया था दोनों तरफ, ठीक है। ये देखें ना, एन वाई ऐड किया था दोनों तरफ, तो एन वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ से एन कॉमन आ गया तो ये वाई बचेगा सिंपल, और ये प्लस ए आर बच जाएगा, ठीक है। अगर ए आर की वैल्यू हमने निकालनी हो तो ए आर इसी तरफ रहा, ये वाली चीज़ उधर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो आ जाएगा 1 माइनस एन मल्टीप्लाई बाई ए क्यू प्लस वाई। और अगर हम एन पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया माइनस ए क्यू माइनस वाई। अब ये देखें, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय माइनस ए क्यू माइनस वाई, और ये प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 बाद में लिख लिया। अब ये क्या चीज़ आ रही है, ये रिमाइंडर आ रहा है। कब रिमाइंडर आ रहा है, जब ए आर को डिवाइड किया हमने एन से, यानी कि जब n को डिवाइड करेंगे ए आर से उस वक़्त रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि ए आर को जब हमने डिवाइड करवाया, इनकी मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करवाया n से, तो उस वक्त रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई कि ए आर को मल्टीप्लिकेशन को जब डिवाइड करवाया n से तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। कहता है सिमिलरली इसी तरह हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि आर क्रॉस ए, या सिंपली आप कह लें कि देखें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है ना, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो इसको आर ए भी लिख सकते हैं, आर ए, ठीक है। इसको फिर आर ए भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। पीछे हम पढ़ के आए, तो फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, आर मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉड्यूलो एन, और यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1। ये दो हमारे पास रिजल्ट आ गए, ठीक है, ये दो रिजल्ट। अब यहाँ पे देखें तो ए हमने एक ग्रुप का एलिमेंट लिया था, तो ए के रिस्पेक्ट आर एक ऐसा एलिमेंट आ गया कि जब अप्लाई करूंगा तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। बिल्कुल इसी तरह
ए हमने ग्रुप का एलिमेंट लिया था, तो जब इस पे आर अप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा आइडेंटिटी, यानी कि हर एक ए के रिस्पेक्ट एक आर ऐसा आया करेगा कि इसको राइट से अप्लाई करें या लेफ्ट से अप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाया करे। तो ए का इन्वर्स आर आ गया, तो ए का इन्वर्स क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब हम साबित करेंगे कि आर जो है ये भी उस ग्रुप में से बिलोंग करता है। ठीक है, ये वाली चीज़, यानी कि अब हम साबित करने लगे हैं एन और आर की जीसीडी 1। ठीक है, अगर एन और आर की जीसीडी 1 होगी तो वहीं से बिलोंग करेगा ना फिर ही। ठीक है, तो चलिए जी, कहता है इफ़ आर एन आर को प्राइम, इसको भी ना कंट्राडिक्शन से हम लेके चलेंगे। कंट्राडिक्शन की सिंपल देख लेते हैं, इफ आर एन को प्राइम विल बी इनवर्स ऑफ ए। हाँ, ये बता रहा है कि अगर आर एन जो है वो को प्राइम होगा तो फिर हम ए का इन्वर्स कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि फिर वो उस ग्रुप से आ जाएगा ना। तो अब हम साबित करने लगे हैं इनकी जीसीडी 1 है, क्योंकि अगर इसकी जीसीडी 1 हुई तो इसका मतलब है कि आर उस ग्रुप से आ रहा है, और अगर जीसीडी 1 ना हुई तो इसका मतलब आर उस ग्रुप से नहीं आ रहा, आर इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है कि इन्वर्स के लिए हमें साबित करना चाहिए कि आर एन जो है वो को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करने लगे हैं। लेट कर लेते हैं आर और एन नॉट को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। तो फिर हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर आएगा जो कि आर को भी डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर आएगा जो कि एन को भी डिवाइड करेगा। अगर एन को डिवाइड करता है तो एन क्यू को भी डिवाइड करता है, तो इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि एन क्यू प्लस आर को भी इनको प्लस करें तो उसको भी डिवाइड करेगा। एन क्यू प्लस आर किसके इक्वल था? तो ये देखिए लिखा हुआ एक्स के इक्वल था। किसके इक्वल था? एक्स के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया पी डिवाइड करता है एक्स को। अगर पी एक्स को डिवाइड करता है तो पी जो है वो ए एक्स को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, पी ए एक्स को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे देखें, अगर पी डिवाइड करता था एन को, यानी कि यहाँ पे हमने कहा था पी एन को डिवाइड करता है, एन क्यू को भी करेगा। पी अगर एन को डिवाइड करता है तो पी जो है वो एन वाई को भी डिवाइड करेगा। अब इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। देखें, पी अगर ए एक्स को डिवाइड करता है, पी जो है वो एन वाई को डिवाइड करता है, तो पी डिवाइड करेगा ए एक्स प्लस एन वाई को भी। तो ए एक्स प्लस एन वाई किसके इक्वल था? ए एक्स प्लस एन वाई 1 के इक्वल था। ये ऊपर लिख के आए ए एक्स प्लस एन वाई। तो पी डिवाइड कर गया 1 को। तो दुनिया में ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि 1 को डिवाइड करे। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होते ही 2 या 2 से बड़े हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्या पता चल गया कि प्राइम 1 को डिवाइड कर रहा है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये गलत आंसर कब आया? जब हमने गलत चीज़ सपोज कर ली थी। ये गलत चीज़ सपोज कर ली थी, ये कंट्राडिक्शन आ गई थी। इसका मतलब ये चीज़ गलत है और इसका उलट ठीक है। इसका उलट क्या है? ये वाला इसका उलट है। ठीक है, आर एन की जीसीडी 1, यानी कि इसकी जीसीडी 1 आ गई। तो इसका मतलब है कि जब आर को ए पे अप्लाई किया, जब ए या लेफ्ट से या राइट से आंसर आइडेंटिटी आई जा रहा था, फिर हमने साबित कर दिया कि आर जो है इस ग्रुप का ही एलिमेंट है, हैंस आर इन्वर्स हो गया ए का। ठीक है, आर इन्वर्स हो गया ए का। अब लास्ट लाइन, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। हमने क्लियर लॉ भी करवा दिया। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव कर दिया, आइडेंटिटी जो है वो सिंपल ही आ गई थी, इन्वर्स भी हमने प्रूव करवा दिया। तो हमारा इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे ये हमारे पास ग्रुप बन गया। ठीक है, और कहते हैं इस ग्रुप को ना यूएन का नाम देंगे। इट इज़ ईजी टू सी डैट, कहते हैं ये अबिलियन ग्रुप भी होगा। ठीक है, इट इज़ ईजी टू सी डैट जी विल बी अबिलियन, ये अबिलियन ग्रुप भी होगा। कहने का मतलब ये है कि देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ, ए अगर इसका आंसर आ रहा है ना आर, तो इसका आर नहीं सी आ रहा है सी, तो इसका आंसर भी सी आएगा। इसका आंसर भी सी आएगा। क्यों आएगा ये मैं भी आपको बता देता हूँ। इसको ओपन करके देखें, तो इसको ओपन क्या करेंगे, तो ए बी को जब हम एन से डिवाइड करवाएंगे कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा प्लस ये वाला सी रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और इसको अगर हम ओपन करके देखें तो इसका मतलब क्या है, बी ए इज इक्वल टू एन क्यू, और इस बार इसका भी कोई ना फर्ज किया इसका रिमाइंडर R1 आता है और इसका रिमाइंडर R2 आता है। मैं कहता हूँ सेम नहीं आता, यानी कि इसका रिमाइंडर R1 आ रहा है, इसका क्वोशिएंट R1, इसका क्वोशिएंट R2 आ रहा है और इसका रिमाइंडर R2 आ रहा है। तो ए बी बराबर होता है बी ए के, ए बी बराबर होता है किसके, बी ए के, ए बी बी ए के बराबर होता है। यानी कि ये अगर लेफ्ट हैंड साइड इज आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एन एन के इक्वल है तो Q1 Q2 के इक्वल होगा और R1 R2 के इक्वल होगा। तो साबित हो गया हमारे पास R1 और R2 आपस में इक्वल है। R1 R2 इक्वल होने का मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है। तो हमारे पास साबित हो गया कि ये वाली चीज़ जो है ये इक्वल है ये वाली चीज़ के, हैंस कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया तो अबिलियन बन गया। कहता है कि वी डिनोट दिस ग्रुप, इस ग्रुप को हम यूएन से डिनोट करते हैं, यूएन ऐसे भी, एंड कॉल इट, और इसको कॉल करेंगे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। ठीक है, अब आए नेक्स्ट, तो अब ना जो हार्ड फॉर्म की है ना, हार्ड फॉर्म बुक, 2 तरह की बुक्स है, ये सॉफ्ट फॉर्म में भी है, हार्ड फॉर्म में भी। जो हार्ड फॉर्म में है ना उसके आगे रिमार्क को सोल्व भी किया हुआ है, रिमार्क को आगे सोल्व भी किया हुआ है, लेकिन अब ये मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल थी, यानी कि मैंने यहाँ पे सॉफ्ट फॉर्म में यूज़ करना था, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, तो मैं इतने को ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखें
कि कहता है कि अगर हम n एक प्राइम नंबर लिख लें, एक n की वैल्यू हम एक प्राइम नंबर ले लें, फ़र्ज़ किया है कि वो प्राइम नंबर मैंने ना n की वैल्यू फ़र्ज़ किया मैंने 19 ले लिया, 19, तो 19 प्राइम नंबर ले लिया है। अब उस ग्रुप में वो एलिमेंट्स आएंगे, वो इंटीजर आएंगे जिसकी इसके साथ जीसीडी जो है वो 1 होगी। तो प्राइम नंबर क्या, कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके डिवाइजर 1 और p होते हैं, 1 और p होते हैं, और 1 के साथ जीसीडी 1, यानी कि 1 की प्राइम के साथ जीसीडी जो है वो 1 ही होती है। इसके अलावा जब तक हम p तक नहीं पहुंच जाते सारी जीसीडी 1 ही होती है। 1 की 90 के साथ जीसीडी 1, 2 की 19 के साथ 2, 3 की 19 के साथ 3, 4 की 90 के सोन 18 की 19 के साथ जीसीडी 18। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक प्राइम नंबर लेते हैं तो उस सेट में एलिमेंट 1 से लेके p-1 तक आएंगे। देखें जब हमने n की वैल्यू 19 ली तो एलिमेंट 1 से लेके 18 तक आए, यानी कि p-1 तक आए। तो यही वो कहना चाह रहा है कि अगर हम n की वैल्यू p प्राइम ले लेते हैं तो फिर जो हमारे पास सेट आएगा वो 1 से लेके p-1 तक आएगा। r को प्राइम होंगे p के साथ, दीज विल बी मेंबर ऑफ g, और ये g के मेंबर होंगे, ठीक है। और कहता है कि हम शो करवाने के लिए ये एक ले लेते हैं g हमने क्या ले लिया 2 4 6 2, यानी कि जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जब क्या बन जाएगा 2 4 6 8 सोन क्या बन जाएगा 2000 भी 18, यानी कि ये इस तरह बन जाएगा। यानी कि इसी सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। कहता है अब इसको हमने शो करवाना है कि ये हमारे पास ग्रुप होगा अंडर मॉड्यूलो ये, ठीक है। ये ग्रुप है अंडर मॉड्यूलो p, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये ग्रुप होगा अंडर मॉड्यूलो 2p। तो इसका शो करवाया हुआ है हार्ड फॉर्म पे, तो ये आप कर सकते हैं, ईजी है। बाकी आप देखें ईजी से हो जाएगा, अगर आप ईजी से नहीं मुश्किल से होगा, हर सी बात मैं आपको क्यों दिलासा दूं, तो मेहनत तो करना पड़ेगी ना। तो अब मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में मैं जितना ऐड कर सकता था मैंने ऐड कर दिया, और आगे एग्जांपल नंबर 15 स्टार्ट होती है, तो 15 इसके रिलेटेड नहीं है, तो इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और नंबर थ्योरी के जो रिजल्ट यूज़ हुए हैं वो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो नहीं मिलेगा, चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।